Good evening, students. Hello, Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, पटना। चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टेस्ट 8 सेक्शन ए। हालांकि ये क्वेश्चन जो पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को भेजा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो बीपीएससी के लिए ही है और ये बीपीएससी के ग्रुप में ही जाएगा। जो सीरियस बच्चे 67 बीपीएससी पीटी में अपीयर होंगे। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये टेस्ट सीरीज जिस दिन आपका कंप्लीट होगा, जो हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चला रहे हैं, आप देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम में जो 12 दिसंबर को शेड्यूल्ड है उसमें 140 से ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। इसका पहला परीक्षण कब होगा? कैसे आप मेरी बात को मानेंगे? तो बीपीएससी ग्रुप के बच्चे अभी तक आप लोगों को टेस्ट 18 भेज दिया गया है, टेस्ट 18 भेज दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का पीटी का परीक्षा है और आप देखिएगा इन 18 टेस्ट में उस समय तक आपका 20-21 टेस्ट हो गया होगा, उससे ऊपर भी हो गया होगा। 25 टेस्ट तक हम लोग कवर कर लिए होंगे, 10 अक्टूबर तक कवर कर लेंगे। और आप देखिएगा कि आपके यूपीएससी की परीक्षा में भी ये टेस्ट कितना हेल्प करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम लोग टेस्ट 8 सेक्शन ए पे बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथनिक ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स हु हैड कम टू इंडिया एंड दीज ग्रुप्स हैड मेड इंडिया देयर होम। कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारे नस्ल, अलग अलग नस्ल के समूह भारत में आए और कौन सा नस्ल समूह भारत में आए यहीं बस गए, क्वेश्चन उस पे है। हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय नस्लीय समूह है जो भारत आए थे और इन समूहों ने भारत को अपना घर बनाया? ऑप्शन है भारत आर्य, जिसको हम इंडो एरियन कहते हैं, फारसी, यूनानी, कुषाण, शक, हुन, अफ्रीकी और मंगोल। अफ्रीकी और मंगोल, फारसी, यूनानी, कुषाण, शक और अरब और तुर्क। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले चलिए हम लोग भारत के नस्लीय समूह को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है कि आप लोग को भारत का जो प्रमुख नस्लीय समूह है, मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ इंडिया, यू शुड बी अवेयर ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो चलिए इसी के साथ ही अपना चर्चा हम लोग चालू करते हैं। पहला ग्रुप जो है, पहला नस्लीय समूह है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, वो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। आप देखिए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का चेहरा, इस पे आप जरा ध्यान केंद्रित कीजिए। और भारत में जब ये नस्लीय समूह आया था, यहाँ रह गए थे, तो ऐसा ही समूह आपको अब भारत में भी मिलता है। ये चेहरा को देखिए, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। ये चेहरा को देखिए, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। ये चेहरा को देखिए, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जिनको हम लोग पूर्व द्रविड़ भी कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और प्री ड्रेविडियन, ये है क्या? ये जो है जैसा नाम बताता है, कहिए तो मान के चलिए कि इनका मूल जो घर था ऑस्ट्रेलिया था। भारत आए और भारत के ट्राइबल्स में, भारत के एबॉरिजिन्स में, भारत के जनजाति में ये अपने आप को मिश्रित कर लिया। दक्षिण भारत में आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बहुत मिलेंगे और जो प्रमुख जनजाति है जहां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मिलेंगे वो हैं आपके चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, यस्बा,
मुंडा, कोल, संथाल तथा भील। कोल जनजाति, संथाल जनजाति तथा भील जनजाति, ये सारे जो है प्रोटोअस्ट्रोलॉइड है। इस तरह का क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पिछले साल पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं निग्रो की। दूसरी जो नस्लीय समूह है जो भारत में आके बस गए वो है निग्रो। अब देखिए, ये निग्रो समूह जो है भारत में आए तो कुछ इस तरह का इनका देखने को हम लोग को मिलता है। चलिए जरा निग्रो पे भी हम लोग डिस्कस कर लें। जो निग्रो समूह है भारत में यदि बात किया जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। द निग्रोज आर मेनली फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इनको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इनको हम लोग अंगामी भी बोलते हैं। मणिपुर एरिया में इनको नागा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत में इनको बांगड़ी बोला जाता है, इरुला बोला जाता है, कडार बोला जाता है, पुलायन बोला जाता है, मुथुवान बोला जाता है या कनिकर बोला जाता है। तो आप मणिपुर में भी पाएंगे निग्रो को, दक्षिण भारत में भी पाएंगे। और निग्रो जैसा आपको लगता है नाम जितना बहुत प्रचलित है कि अफ्रीका से ये लोग आए थे। और इन प्रजाति के लोग को आप केरल राज्य में भी देखेंगे। दक्षिण भारत में केरल राज्य में भी आप देखेंगे, खास करके कोचीन में, खास करके त्रावणकोर में। बिहार में भी देखेंगे। जो पूर्वी बिहार है उसकी जो राजमहल पहाड़ियां हैं वहां भी आप निग्रो जनजाति देखेंगे। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पिछले साल पूछा गया था। तो निग्रो जो हैं ये जनजाति कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, जो असम में भी देखते हैं, मणिपुर में देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, मणिपुर में देखते हैं, नागा नाम से भी देखते हैं। मुख्यतः ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। केरल में भी आपको कोचीन या त्रावणकोर जो कहना है वो कह लीजिए। बिहार में, पूर्वी बिहार में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं भागलपुर के आसपास, वहाँ पे आपको ये निग्रो जनजाति मिलेगी। तीसरा जो जनजाति है, तीसरा जो नस्लीय समूह है जो भारत आए और भारत आके रह गए, बस गए, वो थे मंगोलॉइड। मंगोलॉइड का चेहरा देखिए इस तरह से गोल गोल चेहरा है, आंखें छोटी छोटी हैं, नाक चपटा है। तो इस तरह का मूल समूह मंगोलॉइड भारत में है और यहाँ भी बस गए। आज देखिए मंगोलॉइड का जो भारत में बसते हैं, भारत में जो रहते हैं मंगोलॉइड, उनका चेहरा आपको इस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए जरा मंगोलॉइड पे हम लोग बातचीत कर लें। मंगोलॉइड प्रजाति को आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, भारत के नेपाल के आसपास का इलाका में देखेंगे और असम राज्य में देखेंगे। इनका सिर जो होता है चौड़ा होता है। ऐसे लोग आपको सिक्किम में मिलेंगे, भूटान में भी आपको मंगोलॉइड मिलेंगे। चलिए अब हम लोग चौथा नस्ल समूह जिसको हम लोग द्रविड़ प्रजाति कहते हैं। आप लोग मैप में आप लोग को ध्यान होगा कि भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के मूल निवासी हैं और भारत में, खास करके दक्षिण भारत में आपको तेलुगु तथा तमिल ब्राह्मण को देखेंगे। तेलुगु तथा तमिल ब्राह्मण को उनसे ये मिलता है। ये द्रविड़ प्रजाति का एक समूह को हम लोग सिंधु घाटी के सभ्यता के जन्मदाता भी मानते हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं उसके जन्मदाता के रूप में देखा जाए तो द्रविड़ प्रजाति भी इनमें एक महत्वपूर्ण नस्लीय समूह है। आप पंजाब में भी देखेंगे, कश्मीर में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, कोचीन में भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे और मलाबार में भी देखेंगे। तो द्रविड़ प्रजाति को एक बार देख लीजिए कि आप तमिलनाडु में जयललिता हो या करुणानिधि हो या स्टालिन हो, इन सब का चेहरा जो है ये द्रविड़ प्रजाति से मिलता है। अब हम लोग चलते हैं अगला नस्लीय समूह जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्डिक अथवा इंडो आर्यन।
जिसको आप इंडो आर्यन कहते हैं या भारतीय आर्य कहते हैं, भारत में आने वाले सबसे अंतिम प्रजाति थे। और इंडो आर्यंस को या नॉर्डिक्स को या भारत आर्य समूह को आप प्रमुखता से उत्तर भारत में ही पाएंगे। इनका सिर चौड़ा होता है और माना जाता है कि यूरोप से भारत में आए थे। राजपूत और सिख इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आपको इंडो आर्यंस सौराष्ट्र में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, बंगाल के कायस्थ, महाराष्ट्र में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये मिलेंगे। ये देखिए महात्मा गांधी का चेहरा, उत्तर भारतीय जो चेहरा है, उत्तर भारत के लोग को देखेंगे आप तो वो चेहरा जो है वो प्रमुखता से आपका इंडो आर्यन ही है। तो ये है कुछ प्रमुख नस्ल जो भारत में आए और यहीं के रह गए। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय नस्लीय समूह है जो भारत आए और इन समूह ने भारत को अपना घर बनाया। भारत आर्य हैं, हम लोग अभी डिस्कशन में देखें। फारसी, यूनानी, कुषाण, शक, हुन, ये सारे लोग भारत आए और भारत के होके रह गए। अफ्रीकी, निग्रो, मंगोल, मंगोलॉइड्स, अरब, तुर्क, ये सारे नस्ल समूह जो है भारत है और यहाँ क्या होके रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले हम लोग जरा ये मैप देखते हैं। इस मैप में देखिए ये भारत का मैप है। यह है भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, भौगोलिक भारत, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है। तो जो भी भारत में नस्ली समूह आए वो यहाँ पे जो आपका पर्वत दर्रा हुआ करता था, दर्रा से आते थे। इसी रास्ते से मुख्यतः ये लोग आए थे उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पे आपका हिमालय है, यहाँ पे आपका हिमालय है, तो यहाँ से कोई भी लोग नहीं आ पाते थे। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत से जो माउंटेन पासेस से या पर्वत दर्रा से ये लोग भारत आते थे। जब भारत आते थे तो उत्तर भारत में ये लोग बस जाते थे। बहुत कम लोग ये विंध्या पर्वत को पार करके दक्षिण भारत की ओर जाते थे। तो विंध्या पर्वत भी एक स्तंभ रहा जिससे के कारण हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में स्थानीय परंपरा उत्पन्न हुई और उत्तर भारत में आप कहिए बहुराष्ट्रीय, हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे नस्लीय समूह आए और यहीं पे बसे थे। कि सीमाएं ये थी, उनका संसाधन सीमित था, तकनीक सीमित था। द टेक्नोलॉजी वॉज लिमिटेड एंड हेंस दे कुड नॉट क्रॉस द विंध्या माउंटेन्स। इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश के भीतर कई अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के उद्योग में पहाड़ और नदी प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। देख लीजिए, ये पहाड़ है, अरावली पहाड़ है, विंध्या पहाड़ है, सतपुरा पहाड़ है, जो कि किसी भी लोग को, जनसाधारण के आवागमन को बहुत हद तक सीमित कर दी थी। तो ये लोग यहाँ बस गए और अपना स्थानीय परंपरा ये लोग चालू कर दिए। विंध्य की सीमाएं भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। देखिए, ये विंध्या पर्वत है, उस समय तकनीक बहुत ही सीमित था, इसलिए लोग जो है विंध्या पर्वत को पार नहीं कर पाते थे। तो यहाँ दक्कन भारत में या दक्षिण भारत में एक अपनी परंपरा शुरू हो गई। भारत के इंडो यूरोपियन भाषा के लोग उत्तरी भारत में रहते हैं और देश के दक्षिणी भागों में द्रविडियन भाषा के समूह मिलते थे। चूंकि विंध्या पर्वत एक डिवाइड था, एक अवरोधक था, तो उत्तर पश्चिम भारत से जो लोग भी आए
वो उत्तर भारत में बस गए और इनमें मुख्यतः थे इंडो यूरोपियन, जो अंतिम प्रजाति थे जो भारत आए, आर्य लोग थे। और इनके कारण जो है एक भाषा उत्तर भारत में विकसित हुआ जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं। और दक्षिण भारत में अलग भाषा का सृजन हुआ। अ न्यू लैंग्वेज टुक प्लेस इन डेक्कन इंडिया और साउथ इंडिया यू कैन से, और उस भाषा को हम लोग द्रविडियन भाषा या ड्रेविडियन लैंग्वेज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है, दोनों 1 और 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास की पहली प्रमुख राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वो है आपका मगध। तो तीसरा का सही ऑप्शन है मगध। क्वेश्चन नंबर 4, विच कल्चर इन इंडिया कैन बी टर्म्ड एज द क्रेडल ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री? इसको हिंदी में सब पढ़िए। भारत की किस संस्कृति को इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक की संज्ञा दी जा सकती है? माने यहां पे कौन सा सभ्यता था जो विश्व के सबसे पुराने सभ्यता के समकालीन भी था और उतना ज्यादा विकसित भी था? तो पहले आप विश्व के प्रमुख सभ्यता के बारे में जानिए। तो पहला जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया देखिए कहां है, ये है ईरान, ये है सऊदी अरेबिया, ये है तुर्की, ये है सीरिया। तो एक तरफ तुर्की और सीरिया, इराक, ईरान में ये 2 नदी हैं। इसके यहां पे एक 2 नदी है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी है, वही स्तंभ था, और यही स्तंभ जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय का कारण बना। मानव इतिहास में पहला जो सभ्यता माना जाता है, देखा जाता है, वो है मेसोपोटामिया। और टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच में यह सभ्यता फला फूला। और चूंकि ये नदी के किनारे किनारे ये सभ्यता फला फूला, तो बहुत ही उपजाऊ धरती के कारण यहां पे लोग बसे। आज से करीब 10,000 ईसा पूर्व, यदि समय देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व का आप समय दे सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता का। दूसरा ये देखिए, ये स्लाइड, और ये देखिए इजिप्ट, मिस्र। दूसरा जो सभ्यता हम लोग बात करते हैं वो मिस्र की बात करते हैं, इजिप्ट की बात करते हैं। यह सभ्यता 3100 ईसा पूर्व या 3100 बीसी से लेके 2686 बीसी तक था। मतलब 3100 बीसी से लेके 2686 ईसा पूर्व तक ये रहा। ये देखिए, इसको देखिए, ये सभ्यता है आपका रोमन सभ्यता। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सभ्यता फली पूरी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे डिस्कशन में है वो है आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता। क्वेश्चन इसी आधार पे है कि भारत की किस संस्कृति को इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक की संज्ञा दी जा सकती है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी संस्कृति है भारत की जिसको विश्व के सबसे पुराने सभ्यता में से एक को आप ये संज्ञा दे सकते हैं। तो 4 का सही आंसर है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। Why the coming of Indo-Europeans in India has marked a reversal in some respects? भारत में भारत यूरोपीय लोगों के आने से कुछ मामलों में भारतीय सभ्यता पीछे क्यों हो गई? देखिए, सभ्यता का मतलब क्या होता है कि आने वाला पीढ़ी पिछले पीढ़ी से ज्यादा तकनीकी रूप से एडवांस्ड है ना। इफ द कमिंग जनरेशन इज मोर एडवांस्ड compared to the previous one, then the civilization, then we can say it is a civilization. तो सभ्यता वो होती है। तो मानव इतिहास में जो सभ्यता और सिविलाइजेशन की जो हम लोग बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि मनुष्य पहले आखेटक थे, हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी था,
वो जगह जगह जाते थे और जो है हंटिंग करते थे, जंगली जानवर, जंगली पंछी, जंगली पेड़ पौधे को खाते थे। धीरे धीरे वो एक जगह स्थिर हो गए। स्थिर इसलिए हो गए कि कृषि का खोज हुआ, कृषि करने लगे। तो पहले था संग्रहक अर्थव्यवस्था, हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, जहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे खाद्य पदार्थ के लिए, और कृषि हो गया तो एक जगह ये लोग स्थिर हो गए, स्टेबलाइज हो गए। तो फिर बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और धीरे धीरे कृषि के कारण इतना ज्यादा खाद्य पदार्थ होने लगा, इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा कि ये लोग जो हैं गैर कृषि कार्य करने वाले को भी जो है भरण पोषण करने लगे। तो तीसरा स्टेज में आता है आपका अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बाद शहरी अर्थव्यवस्था आता है। तो भारत में जैसे ही आप इतिहास पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी शहरी अर्थव्यवस्था देखते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो दूसरा आप संस्कृति पढ़ते हैं वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, माफ कीजिएगा, वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। और वैदिक संस्कृति जो है मुख्यतः पहले ये लोग एक जगह से दूसरी जगह कबीला स्वरूप था, ट्राइबल नेचर था, और धीरे धीरे एक जगह ये बस जाते हैं या कृषि व्यवस्था चालू होता है। तो ले दे के आप कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति कृषि अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और इससे पहले का जो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता, वो शहरी था। तो लोग जंगल से गांव, गांव से शहर जाते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में पहले शहर आता है, फिर आपका गांव आता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में भारतीय यूरोपीय लोगों के आने से कुछ मामलों में भारतीय सभ्यता इसलिए पीछे हो गई क्योंकि वैदिक संस्कृति में शहरी जीवन का अंत था। बाकी जितना भी ऑप्शन है सब सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है शहरी जीवन का अंत, एंड ऑफ सिटी लाइफ। तो 5 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री? हड़प्पन, वैदिक। देश के सभी हिस्सों में सबसे पहले किस सभ्यता का प्रसार हुआ था? हड़प्पा या वैदिक? आप देख रहे हैं कि हड़प्पा का जो दक्षिणी जो सीमा था वो दैमाबाद था, महाराष्ट्र में। लेकिन वैदिक संस्कृति का जो स्प्रेड था उत्तर पश्चिम भारत से लेके पूर्वी भारत तक, और दक्षिण भारत में भी हम लोग को वैदिक संस्कृति का प्रभाव मिलता है। हम लोग ये भी देखे थे पिछले टेस्ट सीरीज में, हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि ऋग्वेद को दक्षिण भारतीय भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। तो 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है बी, यानी वैदिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर कैन बी सेड टू बी solely responsible for the beginning of the spread of agriculture throughout the country? पूरे देश में कृषि के प्रसार की शुरुआत के लिए किस कारक को मूल कहा जा सकता है? मूल एक ही कारण, लोहा प्रौद्योगिकी का ज्ञान और उपयोग, नदियों से निकटता, आर्यों का आगमन, और वैश्य वर्ण के उद्भव, मतलब उनका उदय, एडवेंट ऑफ द एरियंस, इमर्जेंस ऑफ वैश्य। अब देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। इसमें जो आर्य आए, भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ, वो नदी के किनारे किनारे बसने लगे। अब नदी के किनारे क्यों बसे? इसलिए कि जल की उपलब्धता थी, वाटर सप्लाई was abundant, they were near to the water supply, you can say proximity to water supply। तो जल की उपलब्धता थी और जो मिट्टी था उपजाऊ था। तो जल की उपलब्धता और मिट्टी की उपज के कारण
वहां वहां प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे से बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल होना चालू हुआ। लेकिन कृषि के लिए आपको जो है जंगल को साफ करना था, तभी तो आप बीज बोएंगे, फिर अंकुरित होगा, तब आपका फसल तैयार होगा। तो आप कैसे इस जंगलों को काटेंगे? तो जंगल में काटने के लिए लोहे का ज्ञान, यानी लोहे से ही कुल्हाड़ी बनाएंगे आप, और कुल्हाड़ी से ही जंगल को साफ करेंगे। तो लोहा प्रौद्योगिकी का ज्ञान और उपयोग ही मूल कारण था जिसके कारण पूरे देश में कृषि की प्रसार की शुरुआत हुई। सो इट वॉज अ नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी दैट वॉज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू आउट द कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। विच इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे गहरी खदान कौन सी है? कहने का मतलब देखिए, हम लोग ना, यदि आपको धरती के अध्ययन करना है, धरती के पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ना है, इफ यू हैव टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो वैज्ञानिक जो है डायरेक्ट खुदाई करके 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग कहां तक गए हैं, यानी मानव जाति कहां तक सबसे ज्यादा गहरी खाई में गया है, तो वो है आपका खदान, माइंस। तो उसी पे आधार है क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खदान कौन सी है? मोपेंग सोने की खान, तोवाना गोल्ड माइन, सबूका सोने की खान, या डीरोनोइटीन खान। ये सारे खान जो हैं आपके अफ्रीका में हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये मोपेंग गोल्ड माइन जो है ये जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, और ये सबसे डीपेस्ट माइन है, सबसे गहरी ये खान है, और इसका जो गहराई है वो 4 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे आता है ताऊ तोना माइन। ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है, और इसकी गहराई है 3.9 किलोमीटर, 3.9 किलोमीटर। ये दूसरे नंबर पे है। फिर आपका आता है सबूका गोल्ड माइन। ये भी आपके साउथ अफ्रीका में है, गाउटेंग करके जगह है, वहीं पे है। और चौथा है आपका ड्रिफ्टोन टीन माइन, ये भी आपका साउथ अफ्रीका पे है। क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड? तो विश्व की सबसे गहरी खदान कौन सी है? तो वह है मोपेंग सोने की खान, जो कि जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित है, और इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, हम लोग को अप्रत्यक्ष अनुमान लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट सोर्स से वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस, और तभी संभव हुआ है कि हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को पढ़ पाए, क्योंकि 4 किलोमीटर से ज्यादा आप नीचे जा नहीं पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इसी पे है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ होल वी हैव टू डिग इन ऑर्डर टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें कितने किलोमीटर की खुदाई करनी होगी? तो हम लोग को 6000 किलोमीटर, यह है पृथ्वी का केंद्र, और आप हैं यहां पे खड़े, और यह है पृथ्वी का केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र पहुंचने के लिए आपको 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी। तो 9 का सही ऑप्शन है ए, 6000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज द थिनेस्ट? पृथ्वी का परत देखिएगा, ये प्याज की तरह है, एक परत निकाले, दूसरा परत निकाला, तीसरा परत निकाले। तो पृथ्वी जो है प्याज की तरह समझिए। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी की कौन सी परत सबसे पतली है? सबसे ऊपर जो है जिस पे आप खड़े हैं वो है क्रस्ट, उसको हम लोग भूपर्टी बोलते हैं हिंदी में। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसको कहते हैं क्रस्ट। और भूपर्टी या क्रस्ट के नीचे है मेंटल, और मेंटल के नीचे है कोर, जो कि 6000 किलोमीटर तक है।
तो सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे पतली परत है जो सबसे ऊपर में आप जहां बैठे हैं, वो है सबसे पतली परत। ये है ऊपर जो है, जहां पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, उसको कहते हैं क्रस्ट, और ये सबसे पतली परत है। क्रस्ट दो तरीके का होता है। एक समुद्र के नीचे, महासागर देख रहे हैं, उसके नीचे भी आपका भूपट्टी है, और जहां पे हिमालय है, हिमालय को भी क्रस्ट है। तो जहां पे जमीन जमीन है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं या महाद्वीपीय भूपट्टी कहते हैं। और जहां पे समुद्र है, महासागर है, उसको हम लोग ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं महासागरीय भूपट्टी। और आपका जो भूमि पे है क्रस्ट, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो गहराई कह लीजिए, वो है 35 किलोमीटर, और ये हिमालय का 70 किलोमीटर है। और समुद्री जो क्रस्ट है, उसकी जो आप कहिए मोटाई है, चौड़ाई है, वो है 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए, क्रस्ट या भूपट्टी। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 25 डिस्कस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।